तो टेररिज्म डिफाइन नहीं किया, टेररिस्ट एक्ट डिफाइन किया हुआ है। तो एक बस ये पता होना चाहिए यूएपीए के अंडर में। और सेंटर में डेजिग्नेट एनी इंडिविजुअल एज टेररिस्ट ऑफिशियल गैजेट के थ्रू दिया जाता है, नाम डाला जाता है। और गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एन इंडिविजुअल एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। आपका सुनवाई नहीं होगा, आप बोल नहीं सकते हो कुछ, आपको डिक्लेयर किया जा सकता है। जब टेररिस्ट घोषित किया जाता है तो आपका जो भी फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट है वो किया जाता है, आर्म्स और फिर बैन किया जाता है, ट्रैवल बैन भी किया जाता है। ये बात। अमेरिका क्लाइमेट फेलियर्स, यूनाइटेड स्टेट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट 2030 टारगेट। हिस्टोरिकल एमिशन सबसे ज्यादा यूएस का, फिर यूरोपियन यूनियन, चाइना, ब्राजील, यूएस, इंडिया। तो इंडिया सोचो ब्राजील से भी कम, 3.3% मात्र। उसका मॉडरेट टारगेट है कि 50% 2030 में, अब 2005 के लेवल में कम करना है उसको। तो कोयोटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनएफसीसी का, पहला प्रोटोकॉल था जिसमें बोला गया था कि आप कम करो। डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस किया गया। एनेक्स 1 मतलब डेवलप कंट्रीज, उसका ज्यादा कम करना है एज कम्पेयर टू एनेक्स 2 और बाकी सब कंट्री जो थोड़ा कम करना है। फिर उसके बाद जो क्योटो के बाद डायरेक्टली पेरिस एग्रीमेंट है 2015 में। क्योटो का स्टार्टिंग 2005 से लेकर के 20 तक था, पेरिस का आफ्टर 20 से। तो ये बात करें कि यूएस के पास भी एक डेफिशिएंट है, फाइनेंशियल डेफिशिएंसी है, इन्वेस्टमेंट कम है एज कम्पेयर टू बाकी सब कंट्रीज। कमिट कर रहे हैं लेकिन $3.3 बिलियन इट हैज कमिटेड टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड, लेकिन बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो इमिशन है उनका, बहुत ज्यादा है। और ओवरऑल लॉस एंड डैमेज भी $74 मिलियन, 740 कुछ मिलियन डॉलर था, वही बहुत कम है। तो दिखता है कि मेजर कंट्रीज जो है, यूएस हो गए, यूरोपियन यूनियन हो गए, इनका कंट्रीब्यूशन हिस्टोरिकल एमिशन जाता है, लेकिन दे आर नॉट ऑन द राइट पाथ और जस्ट पाथ फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। मानसी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम्म, औशिक। हम्म। नोबेल लॉरिएट यूनुस मोहम्मद यूनुस, उनका रोल रहा है माइक्रो फाइनेंस में, ग्रामीण बैंक। तो हु इज मोहम्मद यूनुस, बस ये जाना जरूरी है। तो स्टोरी है कि वो शेख हसीना जो थी उनके खिलाफ बोले थे, तो उनके ऊपर होता है ना चार्जेस क्रिएट किया गया और फिर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस $1.5 मिलियन और उसको फिर जेल भेजा गया। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उनका रोल क्या रहा है। रोल रहा है कि इकोनॉमिक्स में वो पीएचडी किए थे, उसके बाद फिर रिटर्न टू बांग्लादेश आफ्टर लिबरेटिंग फ्रॉम द पाकिस्तान, और उनको बनाया गया इकोनॉमिक डिपार्टमेंट हेड। तो पॉवर्टी से टैकल करने के लिए उन्होंने एक यूनिक आइडिया अपनाया है, माइक्रो क्रेडिट स्मॉल लोन्स विदाउट कोलैटरल, एंटरप्रेन्योर के लिए जो पहले बैंक नहीं देते थे बैंक लोन। तो इसलिए ग्रामीण बैंक लॉन्च हुआ उनके अंडर में 1983, ग्रामीण बैंक। सक्सेस बहुत ज्यादा है और दुनिया $34 बिलियन अभी तक दे चुका है लोन। रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है, 97% है। कोलैटरल फ्री है तभी 97% है। ये दिखाता है कि जो माइक्रो क्रेडिट लोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको पीस प्राइज दिया गया था कि बैंकर फॉर पुअर वो कहा जाता है। ये बस इंपॉर्टेंट। ये अरुण रोग योगी राज जी जो कार्विंग करते हैं, ट्विटर में फेमस है। इनका एक फेमस आर्टिफैक्ट था आदि शंकराचार्य, जो केदारनाथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी वो स्टैब्लिश किए थे। तो वही बना रहे तरह से वन ऑफ द 3 स्कल्पचर हु हैव मेड लॉर्ड राम। सब किस्मत के वाले हैं। एक ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन, सुभाष चंद्र बोस वो भी बनाए, आदि शंकराचार्य आइडल इन केदारनाथ वो भी बनाए थे। लार्जेस्ट 10 फीट मोनोलिथिक व्हाइट मार्बल स्टोन, रामाकृष्ण परमहंसा, मैसूर। इतना जगह इनका कंट्रीब्यूशन है। तो ग्रेनाइट को बोलते हैं कृष्णशिला।
क्यों इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ द दिस स्टोन रिएक्ट टू द वाटर एंड मिल्क पोर बाय डिवोटी. Krishnashila, a unique stone that does not react to any liquid and has been used in Karnataka for thousands of years. 1200 फोटोज लिया गया, उसमें से जो बेस्ट जो राम जी का फोटो है, जो चाइल्ड लाइक डिविनिटी, क्योंकि चाइल्ड लाइक होना भी चाहिए, तो डिवाइन भी दिखना चाहिए. जैसे जो फर्क है आज के रामायण में और जो पुराने रामायण में, तो डिविनिटी जो फेशियल एक्सप्रेशन पर वो आता है, और जो भगवत गीता का जो ओरिजिनल ओजी फोटो है, जो लॉर्ड कृष्ण का वाक्य डिविनिटी दिखना चाहिए, तो हाँ, जरूरी हो जाता है. तो ग्रेनाइट स्टोन जो है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस स्टोन? ग्रेनाइट है आई थिंक मेटामॉर्फिक. इट मेटामॉर्फ. करुणा, मेटामॉर्फिक होना चाहिए I think. पीटर मुगाबे ने, हु फॉट अपार्थाइड. अपार्थाइड एक तरह का बोल सकते हैं कि पॉलिसी था, रेशियल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय द साउथ अफ्रीकन अफ्रीकान अफ्रीकान वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जो 10 to 22% पॉपुलेशन था उस समय 1960 से समय से. धीरे धीरे वाइट अफ्रीकन का इमिग्रेशन हुआ टुवर्ड्स द यूएस और साउथ अमेरिका, तो पॉपुलेशन घट के 10 से नीचे हो गया 1990s और उसके बाद. लेकिन उसके पहले अपार्थाइड रिजीम था जिसमें सेग्रीगेशन पॉलिसी और सेग्रीगेशन, व्हाइट लोग का अलग घर रहेगा, ब्लैक लोग का अलग रहेगा, मोहल्ला भी अलग रहेगा, रोड भी अलग रहेगा, गाड़ी भी अलग रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी अलग रहेगा, होटल भी अलग रहेगा. और वाइट ब्लैक जो होंगे उनका हाँ एक पासपोर्ट रहेगा जिसमें लिखा रहेगा कि वो ये जगह पे इंटर कर सकते, यहाँ नहीं इंटर कर सकते. बीच भी अलग रहेगा. और फिर ऐसा जो पूरा एग्जैक्ट सेग्रीगेशन, तो ये किया गया था साउथ अफ्रीका में. तो इन्हीं के खिलाफ लड़े थे नेल्सन मंडेला, जिनको जेल भेजा गया था, वो फिर प्राइम मिनिस्टर ही बने थे पहला साउथ अफ्रीका. मानसी, यू कैन टेक अ फाइनेंस एक्सप्रेस. Okay, okay, allow me screen sharing. So we have covered about fiscal deficit target for financial year 2025 likely to be at 5.2%. So will be abhi to it is expectation rahi ki will be sticking to the path and to further rein in the revenue expenditure to GDP ratio, मतलब कि इसको हम और कम करने का कोशिश कर रहे हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू द जीडीपी की जीडीपी ग्रोथ से, या जो जीडीपी है, जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू क्या है ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन वन फाइनेंशियल ईयर. तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की हम यहाँ बात करते हैं, तो उसमें से वो जो अमाउंट हम पूरा कैलकुलेट करते हैं उसमें से कितना एज अ परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में स्पेंड करते हैं, तो वो ये रेशियो हमें बताता है. तो इसको और कम करने की हम कोशिश करेंगे. एंड एक्स्ट्रा टैरिफ्स की कल हमने बात करी थी कि इंडिया ने जो पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं उसमें टैरिफ्स हाई लेवल पे थे, तो इसलिए वी डिडंट सी कि जो ट्रेड हुआ दैट वाज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टैरिफ्स नहीं इम्पोज किए जाएंगे ऑन द स्टील एक्सपोर्ट्स टू द यूएस. So India and the US they've agreed on terms for the joint monitoring of the former steel and aluminium exports to world's largest economy. तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है स्टील एंड एल्यूमिनियम टू यूएस. So this would be making our exports more, we can say, competitive in the international market. And जो bilateral trade dispute भी है WTO में, so दोनों sides ने भी agree किया है कि will be deciding to end those bilateral trade disputes there. So BHEL making India self-reliant, तो state-owned engineering firm है, PSU है. It is not only making India self-reliant in energy and infrastructure, but
also contributing significantly to defense and space segments also. तो BHEL stands for Bharat Electronics Limited. तो important domestic player है इंडिया में. तो nominal GDP in second half will likely grow at a higher pace. तो nominal GDP किस फैक्टर के इंक्रीज होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज होती है ज्यादा? मौशिक. नॉमिनल जीडीपी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब ओवरऑल कॉस्ट जो हो सकता है प्राइसेस का, हाँ, इन्फ्लेशन प्राइसेस का इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन, हाँ, क्योंकि नॉमिनल है ना वो, इसलिए हाँ, नॉमिनल टैक्स में बढ़ा ये दो, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन. बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा जीडीपी, फाइनल जो कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होने की ऐसे। वजह से जीडीपी बढ़ती है. हाँ. देन onion export ban still continues, retail inflation in onion का यहाँ पे graph is there. You can see higher level पे ही है. So food inflation still remains a concern. तो यहाँ पे National Cooperative Consumers Federation of India, this is an important body, and NAFED, currently they're selling the onion from the buffer stock. तो NCCF and NAFED, they are selling open market operations जो होते हैं, and buffer stock highly subsidized rate of 25 rupees a kg to consumers in various towns. So top के जो like tomato, onion and potato, इन vegetables में सबसे ज्यादा हमें inflation देखने को मिलती है. तो इसके regarding we have this scheme also. So पहले ये एक again एक mindset रहता था इंडिया के regarding कि जो हमारी public debt है, तो जो pessimism था, negativity around this थी, तो it is overdone. So once there is clarity, we are seeing कि realistically we are having the data, we are tracking कितना fiscal deficit है, हम foreign sources के ऊपर कितना dependent है, domestically भी हम कैसे raise कर रहे हैं. तो the realistic long term growth rate is 6.5% for the GDP or so, and many things fall into place. So we are seeing कि how the economy has been performing, and that has been attracting the investors also. $5 trillion GDP का हमारा target है by 2027, and next 7 years में we have the target also of being $7 trillion economy. So structural reforms जो हुए हैं वो बहुत एक critical role play किया इंडिया में. Recent कुछ structural reforms औशिक अगर आप recall कर सको. जीएसटी हाँ, स्ट्रक्चर में हुआ, GST is one. Demonetization भी एक है. Big आईबीसी बात bank कर private. सकते हैं, आईबीसी हो गया हाँ, स्ट्रक्चर रिफॉर्म, right. और फार्म लॉ था लेकिन वापस हो गया, वो भी स्ट्रक्चर था। हाँ. हाँ, structural change ही था. फेसलेस टैक्स कलेक्शन हो गया अभी, हम्म. गति शक्ति लॉजिस्टिक में हो गया। तो हाँ, ये सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हम अंडरटेक कर रहे हैं. विंडफॉल टैक्स वही है कि विंडफॉल टैक्स. वोलेटिलिटी वो ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है तो टैक्सेशन हो जाता है, गवर्नमेंट चाहते हैं कि हाँ, तो गवर्नमेंट जैसे क्रूड ऑयल के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया गया है, तो कब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल के ऊपर अब विंडफॉल टैक्स लगना चाहिए? मतलब हमें कैसे थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा सकते हैं? जब नॉर्मल प्राइस से वो ज़्यादा प्राइस हो गया क्रूड ऑयल का, हाँ. तो फिर तब लगता है, हाँ, क्योंकि उसी उसका जो टाइम पे. प्रॉफिट हाँ. उस पर नहीं है, प्रॉफिट तो सिर्फ वोलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसमें लगा देते हैं। हम्म. कुछ होगा हेल्दी रेंज ऑफ प्राइस के बीच में होगा, उसके ऊपर लग जाता हो। हाँ, वो कि हाँ, अगर वहां से प्राइस शूट अप करने लग जाते हैं तो फिर विंडफॉल टैक्स इम्पोज कर देती है गवर्नमेंट. So Indian IT sector remains under pressure. IT earnings seem to be weak. So even capital market में भी अगर हम निफ्टी IT इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखते हैं तो it shows कि 2024 is going to be a difficult year for the IT industry. So India tractors का world's largest manufacturer है. So domestic tractor volumes have recorded the worst monthly fall. Manufacturers, they attribute this to the partial damage to the crops from unseasonal rains. तो इसकी वजह से तो औषध ट्रैक्टर सेल्स पे क्यों इम्पैक्ट हो रहा है? रेन्स की वजह से और ट्रैक्टर्स का क्या लेना देना है?
जितना हार्वेस्ट होगा अच्छा, उतना ट्रैक्टर से बढ़ेगा। हार्वेस्ट ठीक नहीं होगा तो क्यों करें, खरीदेंगे ट्रैक्टर। एक अलग से कॉस्ट हो जाता है ना फार्मर के ऊपर में। हाँ, तो तो फार्मर्स की इनकम प्रोडक्शन पे बढ़ेगा। इम्पैक्ट होता हाँ, है इनकम पर है। अगर क्रॉप कैपिटल अच्छा नहीं है एक्सपेंडिचर तो है ये। income- हम्म। और लोन्स का भी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो वो भी एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट करता है। तो वोडाफोन आइडिया का भी तो ये गजब नहीं है क्योंकि आईसीसी। नेगोशिएट, हाँ, बोल। स्टारलिंक टाई अप। तो स्टारलिंक के साथ सिंस हम बात करते हैं, एक तो एस्पेक्ट टेलीकॉम सेक्टर में ये है कि डुओपोली क्रिएट हो रही है, तो इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर ऑल्सो कि भारती एयरटेल और जियो इज डोमिनेटिंग। तो बीएसएनएल एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नमेंट प्लेयर है। तो वोडाफोन आइडिया ऑल्दो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेयर आज के टाइम में हम नहीं बोल सकते, बट अगर ये डील हो जाती तो इट कुड हैव अगेन बीन अ थोड़ा और ज्यादा इम्पैक्ट होता मार्केट में भी, हम्म, बट द ठीक। डील कुडंट बी मेक। आप क्या बोल रहे थे औशिक? मैं बोल रहा था नीचे में कि आईसीसी टीवी राइट्स, डिज्नी हम्म। स्टार इन अ फिक्स ओवर 1.5 बिलियन डील विद जी। तो जो नॉर्मल राइट्स होता था पहले केबल टीवी का, अब पूरा चेंज हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म कैप्चर कर लिया मार्केट को। यस। तो डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आर्म फ्लैग्स द अडॉप्शन रूल हर्डल्स, concerns of the telcos and the tech firms। तो औशिक ये टेक्नोलॉजी क्या है? डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, नहीं पता है। स्ट्रीमिंग ऑफ टेलीविजन देखना कंटेंट है अच्छे। डायरेक्टली ऑन फोन्स विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। तो बहुत ही मतलब हाई एंड है कि आप अपने मोबाइल में ही, सपोज आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई कंटेंट देखना है, तो विदाउट हैविंग इंटरनेट कनेक्शन आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसको ये बोलो डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, आप मोबाइल हम्म। पे डायरेक्टली देख विदाउट रिक्वायरिंग एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हो। इंटरनेट हाँ के बिना। ये नया चीज, D2M हाँ, बोलते हैं उसको। स्मार्टफोन्स दैट सपोर्ट D2M, तो फॉर इसमें भी एग्जाम्पल, सारे स्मार्ट एग्जाम्पल इसका अभी होता है, अभी एक ही अभी एग्जाम्पल है FM रेडियो। बिना इंटरनेट का आप गाना सुन सकते हो, तो वैसे टाइप आप एक्सेस भी कर सकते हो डिजिटल टीवी। राइट। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और इट वुड नॉट बी कंपैटिबल विद ऑल द मोबाइल फोन्स जो अभी हम्म। मार्केट में अवेलेबल है, तो एक ही चैलेंज है। ठीक है। तो इसकी वजह से चांसेस भी है कि फोन के प्राइसेस और इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस सबको रेगुलेट सब करना एट में द नहीं सेम होगा ना, टाइम तो इसे। किसी किसी में होगा तो। हाँ, किसी किसी में होगा तो हाँ, वो किसी किसी में होगा, इसलिए प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं मोबाइल फोन्स के। हम्म। सब में होगा तो प्राइसेस और कम हो जाएंगे। तो अडानी पोर्ट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपेक्ट टू हैंडल 400 million ton of the cargo this year। Country's largest private port operator है अडानी ग्रुप, अडानी पोर्ट्स टू बी स्पेसिफिक। So RBI proposes tighter dividend payout guidelines for the banks। Tighter dividend payout मतलब बैंक्स को जो डिविडेंड ट्रांसफर किया जाता है उसके लिए टाइटर गाइडलाइंस की। जो बैंक सपोज अगर एनपीए इंक्रीज हो रहे हैं तो उस पे वो लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं सॉरी, तो उसके बेसिस पे ही बैंक्स को डिविडेंड मिलेगा। तो एक तरीके से ये कि बैंक्स कोशिश करेंगे कि वो अच्छे से परफॉर्म करे। एंड ये नॉन परफॉर्मिंग नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो, तो प्रपोजल का यही है कि जिन बैंक्स में नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो अगर 6% से ज्यादा है, तो जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ बिलो 11.5% कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड्स, तो वो बैंक्स डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो दो कंडीशन ले डाउन की गई है। हम्म। तो ये बैंक्स विद 4 to 6% के बीच में होंगे तो अलाउड टू एक्सटेंड अ मैक्सिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 15%। तो कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द CICs इज राइजिंग। CICs इज द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, मतलब कि जो सिबिल स्कोर डिक्लेयर करते हैं। तो कस्टमर ये पहले भी ये इशू
हमने डिस्कस किया था कि यही इशू, सेम इशू था, बट अभी जो कंप्लेंट्स है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो कंसर्न यहीं पे यहाँ पे ये है कि जो सीआईसीज हैं वो टाइमली डिक्लेयर नहीं कर रही है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द बोरोवर्स। तो इसलिए जो आगे अगर सपोज किसी को पहले से लोन ले रखा है और आपका सिबिल स्कोर अपडेटेड नहीं है, यू परफॉर्मिंग नाइसली, तो वो उसको अपडेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लिया जा रहा है। तो आने वाले अगर आपको लोन चाहिए तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। Credit information and some concerns have emerged during the RBI supervisory assessment. तो इंडिया में जैसे हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। एंड ऑफ लेट ये एक बहुत अच्छा हमें देखने को मिला है कि पार्टिसिपेशन बाय डीआईआई और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है इंडिया में, उनका जो सपोर्ट है, मतलब बात वही है कि अगर सपोज एफपीआईज भी इंडिया से विड्रॉ कर लेते हैं, तो जो पार्टिसिपेशन जितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ है डीआईआई का और रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो स्टिल वो इतना ज्यादा अब इंडियन कैपिटल मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, एफपीआई अगर आउटफ्लो भी हो रहा है इंडिया से तो ये भी एक स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमी का, डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस का एक हम बोल सकते हैं कि इंडिकेटर है, जो चेंज हमें देखने को मिला है। और ये पोस्ट कोविड-19 ही हमें ज्यादा देखने को मिला है। ओके, बिटकॉइन टॉप्स $45,000 फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 2 years। तो ये आप ये ग्राफ से देखोगे तो कितना वॉलेटाइल है। आई थिंक ये कोविड-19 के बाद इतना हाई पे चल रहा था, इट वाज अबव $45,000, तो नाउ इट इज अगेन रीचिंग दैट पॉइंट। तो ये इसमें कंसर्न ये है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, एकदम से बूम आ जाते हैं, एकदम से क्रैश हो जाते हैं। Future of work will be about humans and machines working in tandem, programmed into every job. तो ये कि AI is going to be the skill which is going to remain in high demand. यहाँ पे अगर हम बात करें India's universities and growth, so the factors behind the rise of India today is the rise of our universities. India is setting records in economic growth, is the fastest growing major economy. At the same time, जो हमारी universities है, they're also entering the global rankings in record numbers. So ये भी हमेशा से इंडिया के बारे में बोला जाता है, या इंडिया भी कोशिश करता है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज और टॉप 500 में इंडिया की एक या दो ही यूनिवर्सिटीज आ पाती थी। तो उसमें वी आर सीइंग कि इंडियन यूनिवर्सिटीज दे आर, जो उनका नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है इन दी ग्लोबल रैंकिंग्स, तो इंडिकेट कर रहा है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। एंड डेफिनेटली जो इम्पैक्ट उसका होगा वो भी और हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग द फॉरेन स्टूडेंट्स ऑल्सो। ऑयल रिस्क की बात हो रही है, हम बात कर चुके हैं बिकॉज ऑफ द वॉर्स, जो ग्लोबल ऑर्डर है। फैशंस प्लास्टिक्स प्रॉब्लम इजंट अबाउट पैकेजिंग, तो और क्या प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। So, electronic equipment is a checkout only grams of the plastic in many fashion stores is जो कार्ड्स हम यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स, while checking out वो paying the bills. Then global production of cotton and wool has barely increased since the early 1990s. और जो manufactured और synthetic fibers है, such as viscose, nylon, polyester, उनका प्रोडक्शन इट इज नियरली ट्रिपल्ड। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है फैशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें। एंड पैकेजिंग के अराउंड भी अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे भी बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले हमें ऑफ लेट। Polybags, they are popular because they stop the emissions going to waste when moisture or the direct spoils dirt spoils clothing en route to the consumer. Reuse and recycle is important, all the bags. Extended producer responsibility has become an important area. Zara owner isn't the best placed company to cast the first stone. The biggest contributor to fashion rising carbon footprint is that we are buying more clothes more frequently. तो जो हम बोलते हैं फास्ट फैशन, तो एक एक्सपेक्टेशन ये भी हम रखते हैं कि इस साल फास्ट फैशन के अराउंड जो क्रेज है या जो ट्रेंड है वो कम होना चाहिए। तो दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम।
तो सेकेंड हैंड मार्केट्स इंडिया में अगर बात करें तो इतना ज़्यादा नहीं है कि हमें नहीं पता, या ऑनलाइन भी वो चीज़ें नहीं अभी इतना पॉपुलर है. So in a world where more than half of the clothes are made from cheap polyester, the disposal plastics you wear are a far bigger problem than the bags they have been delivered in. तो जो पॉली बैग्स या पैकेजिंग इज नो मोर अ प्रॉब्लम, बट वही पॉलिस्टर और जो सिंथेटिक फाइबर्स का इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन, एंड अगेन हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. So why RBI wants banks to lower the dependence on the bulk deposit? Bulk deposits मतलब कि अगर हम टाइम डिपॉजिट बात करते हैं, आप एफडी कराते हो तो वो बल्क डिपॉजिट्स में काउंट होगा, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट अब एक बार में डिपॉजिट करा रहे हो. तो बल्क डिपॉजिट्स आर फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफर्ड बाय बैंक्स दैट हैव डिफरेंट इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द रेगुलर जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हम करते हैं, लाइक हमारे सेविंग्स अकाउंट में जो हम करते हैं. एंड तो यहाँ पे वो थ्रेशोल्ड भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस पहले बैंक्स के एक लिए. करोड़ से अबव था, अब लेकिन तो हम्म. 15 कम भी किया गया, 15 से 1 करोड़. हाँ. तो ज्यादा रहता वो इंटरेस्ट रेट फिर बल्क डिपॉजिट में. हाँ, इंटरेस्ट रेट इस पे हाँ ज्यादा रहता है. हम्म. तो आरबीआई का क्या कहना है? आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर स्वामीनाथन जे स्पीकिंग सेड दैट कंसर्न अबाउट द राइजिंग टेंडेंसी ऑफ द बैंक्स टू डिपेंड ऑन द बल्क डिपॉजिट्स. तो अगर एक्सेसिव रिलायंस होगा ऑन दीज बल्क डिपॉजिट्स, इट शुड बी अवॉइडेड एज दीज आर मोर सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स एंड परपेचुएट concentration risk while also eroding the earnings. मतलब कि यही डिसीजन अगर हम लेते हैं कि हमें एफडी करानी है या और भी कोई टाइम डिपॉजिट करना है या बल्क डिपॉजिट अगर हम करें, क्योंकि हम बहुत बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करने की यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो मेजरली ड्रिवन बाय है इंटरेस्ट रेट चेंजेस में. तो अगर इंटरेस्ट रेट चेंजेस होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही बल्क डिपॉजिट भी चेंज हो सकते हैं. तो यही है कि अगर बैंक सिर्फ इन्हीं के ऊपर एक्सेसिवली रिलाई करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देन विल बी ऑल्सो एबल टू विड्रॉ ऑल्सो. थोड़ा बहुत पेनल्टी अमाउंट अगर होगा तो दैट वुड डिपेंड अपॉन द पॉलिसी. तो वो बैंक्स को लाइक इम्पैक्ट कर सकता है. कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो टर्म यहाँ यूज की गई है. नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम डिस्कस कर चुके हैं नंबर ऑफ टाइम्स. दैट्स हाउ ये मतलब एक टर्म है कि बैंक्स अपनी इनकम अर्न करते हैं. नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन्स. और क्या रिस्क है? हायर डिपेंडेंस ऑफ बल्क डिपॉजिट्स में पोज अ concentration risk in the deposit portfolio of the banks, and they are volatile, creating the risk of withdrawal for the banks. तो अगर विड्रॉ कर ले जाएंगे और सपोज बैंक्स के जो फाइनेंसेस अगर या बैंक्स पैसा लेंड भी करते हैं, तो जो क्रेडिट क्रिएटिंग मैकेनिज्म है यहाँ पे हमें वो क्लियर होना इंपॉर्टेंट है कि बैंक्स कैसे क्रेडिट करते हैं क्रिएट. तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी कि अगर सपोज इतना बड़ा अमाउंट या सडनली जैसे हम बैंक रन की बात करते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन होगी नहीं, बट क्योंकि वो बड़ा अमाउंट है तो अगर एक इंसान ने भी डिसाइड किया उसको या हैंडफुल ऑफ लोगों ने भी डिसाइड किया तो बैंक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. So people may decide to withdraw at any time due to lack of stable relationship with the bank. या अगर इंटरेस्ट रेट सपोज डिक्लाइन हो जाता है तो लोगों को लगेगा कि हम अगर अपना पैसा और कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हम ज्यादा अर्न कर सकते हैं, तो इसलिए लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है या द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर रेट्स फ्रॉम अनदर बैंक. तो इसलिए दिस आर मोर सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स. Okay, now we can shift to the Hindi newspaper. Okay, Divya. Yes, जी। स्टार्ट करो. यहाँ पर ये है कि जो मैग्सेसे से पुरस्कार दिया जाता है, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, रॉकफेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है उसको. संदीप पांडे जो कि सामाजिक कार्यक्रम ने लौटाने की है, उसका रीजन है कि जो इसराइल गाजा वॉर चल रही है उसमें अमेरिका के जो इसराइल का सपोर्ट करता है उसको उन्होंने उसका रीजन कि इस तरह से समर्थन करना. ठीक है. ए लॉस
चुनाव की जो कि घोषणा मानव की नहीं। जाति के लिए उचित नहीं है, उसके लिए वो उसको वापस कर 2019 में उसके रिगार्डिंग है कि जो बांग्लादेश और दिव्या आपकी आवाज कट अफगानिस्तान रही से है, इंटरनेट कनेक्शन में। 2014 से लेकर अब तक जितने भी गैर मुसलमान समाज, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध। हेलो मानसी, हाँ, बीच बीच में तो आवाज ठीक आ रही है, बट ये ब्रेक कि भी हो रही है आपकी। जो जो शोध ठीक आ रही नागरिकता कानून सी 2019, इंटरनेट इशू होगा शायद। है। तो जो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 2014 से में भारत में आए थे, जो गैर मुस्लिम प्रवासी हैं, तो उनको राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा, उसमें उन्हें अपनी यात्रा के दस्तावेज जो भी है, जो उन्होंने ट्रेवल किया था, वही दिखाने पड़ेंगे। उसके अलावा और कोई जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे नहीं मांगे जाएंगे। ठीक है। ये ट्रक की हड़ताल के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे लिखा है 50 लाख के नकली नोट के साथ 3 गिरफ्तार। तो औशिक, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं सिंपली कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक लाइक नोट नकली नहीं है, फेक करेंसी नहीं है? फेक करेंसी नहीं है तो हाँ, उसमें कैसे आइडेंटिफाई? दो तीन, एक तो आम आदमी देख सकते हैं, दूसरा कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो देखते हैं। तो आम आदमी वाले बोल सकते हैं कि जो कलर क्रोमेटिक डिफरेंस होता है कलर में, जो एक स्ट्रिप होता है हम्म। उसमें देख सकते हैं। दूसरा चीज़ कि गांधी जी उनका जो कलर है उसमें भी चेंज हो जाता है, अगर आप सिंपल प्रिंट करते हो तो नहीं दिखता है। तो ये बोल सकते हैं। और और थोड़ा जो सा एक्सपर्ट हम वाले के हिसाब बोलेंगे से देखा जाए कि तो साइन रहता है, सिग्नेचर रहता है एकदम माइक्रो एरिया में, जो गांधी जी का फोटो है ना उसके अंदर में, तो उस पर लगा सकते हम्म। हैं। माइक्रो प्रिंटिंग इसको बोलते हैं, तो वो रहता है। और एक और की थोड़ा सा मैग्नेटिक लाइक फिंगर, हाँ। हम्म। एम्बॉस्ड प्रिंटिंग होती है। अगर आप उसको टच करके फील करोगे, जहाँ पे करेंसी हम्म। लाइक लिखा होता है, वैल्यू लिखी होती है, तो वो थोड़ा सा रेज्ड होता है। उसको फील करोगे तो वो पता लग जाता है कि इट इज रियल करेंसी नोट। हम्म। तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ही आएगा, अगर देखा जाए तो उसको, जो नकली हाँ, नोट है। इसी के अंडर रहेगा, फेक करेंसी, काउंटरफीट करेंसी। ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर बताया गया है कि किस तरह से अगर इंडिया में देखा जाए तो उसको जो बहस चल रही है, और उसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या चीजें की गई है। हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हैं तो 1/5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है। तो जेंडर इंक्लूसिव टॉयलेट्स की बात की थी। अगर हम इंडिया में देखते हैं तो कि किस तरह की एक अवधारणा बन रही है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से हम इस चीज अवकाश देने के लिए बाध्य करेंगे, या फिर इस चीज को आदेश के रूप में देंगे, तो कंपनियां महिलाओं को काम देने में परहेज करेगी, तो उसका उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर अवकाश दिया भी जाता है तो महिला उसे लेना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उसे पता है एक तो जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है, और दूसरा उनके जो काम पर इफेक्ट पड़ेगा। हम देखते हैं कि जो सैलरी है उसमें भी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, तो ये चीजें भी इफेक्ट करती है। अगर हम बात करें अधिनियम 1961 की, तो वहाँ की धारा 14 में दिया गया है कि छात्रों को, कामकाजी महिलाओं को जो अवकाश है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग स्टेट ने जो नियम लाए हैं उसमें, और अरुणाचल प्रदेश जो कि 2018 में लोकसभा में मेंस्ट्रुअल बेनिफिट नाम का विधेयक पेश किया था। इसके अलावा केरला सरकार ने जो उच्च शिक्षा विभाग में अवकाश देने का प्लान किया गया है। कोची जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने भी इस तरह के पैसे लिए। अगर हम विश्व स्तर पर देखेंगे तो 2016 में स्वीडन ऐसा पहला देश बना था दुनिया का जिसने अवकाश देने के लिए मंजूरी की थी। उसके बाद अलग अलग देश ने इसके लिए प्रावधान किए हैं। तो इसके लिए किस तरह से चेंजेस किए जाने चाहिए, दिल्ली में भी इस तरह के कानून लाया गया था कि इनको अवकाश दिए जाने चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं HR सॉफ्टवेयर प्रोविजन, विक्टोरियल वुमेन ट्रस्ट एंड सर्कल, इनके उन्होंने बताया कि सिर्फ यही दिक्कत नहीं है कि अवकाश की जाए, बात ये भी है कि जो इश्यूज है उनके ऊपर बात नहीं की जाती, उनको इतना सहज नहीं समझा जाता। तो उस चीज में भी सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि उस चीज के ऊपर बात की जा सके, इशू को सुलझाया जा सके। अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर
एक लड़की ने अभियान चलाया था जिसमें हैप्पी टू ब्लीडिंग अभियान चलाया गया था, जिसके अंदर उन्होंने मांग की थी कि उन्हें छुट्टियां मिले और उसके अलावा सैनिटरी पैड की जो कीमतें हैं उनको कम किया जा सके। तो उस चीज को किस तरह से लागू किया जाए कि जो सैनिटरी पैड है उनकी कीमतें भी कम की जा सके, ताकि उन्हें जो हाइजीन हेल्थ है उसका भी ध्यान रखा जा सके। तो उस चीज के ऊपर है कि इतना टाइम हो गया लेकिन जो रूढ़िवादी सोच है वो अभी तक उसी तरह से बनी हुई है, उसको किस तरह से बदला जाए। जबकि जो स्किल और अनस्किल दोनों ही फील्ड में हम देखने के लिए मिलता है कि वुमेन की भागीदारी भी काफी है। तो उसको और सही किस तरह से किया जाए और जो उनको मिनिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए वो उनको किस तरह से दी जाए। ठीक है। इस पे गवर्नमेंट स्कीम भी रन कर रही है कि स्कूल में भी गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे भी, अगर यूनिवर्सिटीज में बात करें, तो सैनिटरी पैड्स, वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं। और हम बोल सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्मेटरी स्टेप भी होगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। कि कल्प मेधा ले लो। आशा से प्रफुल्लित होकर यात्रा करना लक्ष्य तक पहुंच जाने से बेहतर है। अगर हमें उम्मीद है और जो हम काम कर रहे हैं उसको पूरी खुशी के साथ और उसी को एंजॉय करते हुए करते हैं, तो जब हमारा जो लक्ष्य है वो हमें मिल जाता है, हम उससे भी कहीं ज्यादा खुश रहते हैं। उस चीज को दिखा रहा है कि सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना ही गोल नहीं होना चाहिए, जो सफर हमने तय किया है, जो हमारी जर्नी है, हमें उसे भी एंजॉय करना चाहिए। हम्म। हाँ, ये कि अगर अगर सपोज कि मतलब लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए अगर हम उसमें फिर भी 100% दे रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आशा से प्रफुल्लित होकर। होप मतलब आशा, हम्म। होप रख के, पॉजिटिव होप रख के। ये वो था कि डिस्कस किया था कि चालकों के ऊपर प्रावधान लाया गया है कि अगर वो उसी समय पर एक्सीडेंट करके जाते हैं तो उनके ऊपर ठीक है, 10 हिट साल एंड रन की। केस वाला हो गया है। कश्मीर से अरुणाचल तक। तो अगर कश्मीर से अरुणाचल तक का एरिया देखे तो यहाँ इन्होंने 3500 किलोमीटर का एरिया बताया जहाँ पर पूरा एरिया है। तो उसमें पिछले कुछ सालों में विवाद देखने के लिए मिले, जिसकी वजह से वहां की जो सीमा बल, सुरक्षा बल है, उसको बढ़ाया गया है। जैसे कि जो चीन की सीमा और अरुणाचल की सीमा तवांग सेक्टर में, यांगते में एक हिस्से में झड़प देखने के लिए मिली थी 2020 में और 22 में। तो उसके रिगार्डिंग है कि किस तरह से जो उस समय जो उपलब्ध होने चाहिए सुविधाएं उनको प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा जैसे जो ईंधन के रूप में जो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है वो FFWD फ्यूल है, जो कि एक रसायन के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है और सर्दी में जमता नहीं है, और जो कि नॉर्मल जो फ्यूल होता है वो जम जाता है। तो उसे रोकने के लिए फायर फॉर वार्मिंग एंड ड्राइंग नामक व्यवस्था की गई। इस चीज को देख सकते हैं कि FFWDL का प्रयोग किया जाता है। ब्रिक्स में 5 देश हैं, जैसे भारत, रशिया, चीन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। तो उनमें इन्होंने जो अब की बार जो मेजबानी करेगा वो रशिया करेगा। उन्होंने 5 देशों को और बढ़ा दिया, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया है। अर्जेंटीना के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो वहाँ के राष्ट्रपति है जैवलिन माइलिन, उन्होंने सदस्य बनने के प्रस्ताव से वापस की घोषणा कर दी थी। तो रशिया ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता होगी कि वो विज्ञान को, उच्च प्रौद्योगिकी को, स्वास्थ्य को, पर्यावरण को और संस्कृति और खेल को बढ़ावा देगा। और इसी विषय में वो जो ब्रिक्स की अगली बैठक होगी वो इन्हीं के ऊपर फोकस रहेगी। ठीक है, तो ये भी ठीक है। रिफ्लेक्ट करता है अरब वर्ल्ड का इम्पोर्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। हम्म। नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया।